हेलो, कैसे हो बच्चों। आज जो आपका टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही है और यह आखिरी लेक्चर है इस वीडियो का। बच्चों, इस लेक्चर में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 अगले साल जो एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है कि अब तक जो भी लेक्चर मेरा बना हुआ है उसमें उस जो भी एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिले होंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अक्सर ये इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं। और क्योंकि ये पिछले कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कि उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस क्या होता है, ठीक है। इसमें आज सीखेंगे असंग जनन एपोमिक्सिस के बारे में आप लोग जानेंगे। एपोस्पोरी अपबीजाणुकता, अनिषेक जनन जिसे पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, उसको आप लोग जान पाएंगे। अपयुग्मन क्या है, इसमें हैप्लॉइड अपयुग्मन यानी कि हैप्लॉइड एपोगैमी और डिप्लॉइड एपोगैमी दोनों में क्या क्या विशेषता है, इसको आप लोग समझ पाएंगे। अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पिक, इसको आप लोग जान पाएंगे। पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, इसको भी आप लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। जीनिया और मेटाजीनिया के बारे में आप लोग सीखेंगे, जो कि ये सब इतने टर्म्स जो अभी बोले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सरसरी नज़र से अब तक ये चूँकि पुष्पी पौधों में ये जो प्रजनन प्रक्रिया होती है लैंगिक प्रजनन, ये इसका आवृतबीजी पौधों का एक तरह से संक्षिप्त जीवन इतिहास के बारे में हम ज़रा सा बताएंगे। लाइफ साइकिल क्या होती है आवृतबीजी पौधों की, रेखीय माध्यम से और चित्र के यानी फिगर के माध्यम से इसको आप लोग सीख पाएंगे, जान पाएंगे। और इसके बाद आप लोग सीखेंगे कि बीज और फलों के निर्माण जो होता है ऐसे पौधों में, उनका महत्व क्या है, ठीक है। और सबसे लास्ट में बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ अंतर पूछे जाते हैं बच्चों परीक्षा में, जैसे भ्रूणकोश एवं भ्रूणपोष, ठीक है। एम्ब्रियोसैक एंड एंडोस्पर्म में अंतर क्या है, बीजांड और बीज यानी कि ओव्यूल और सीड में क्या अंतर है। इसके अलावा एम्ब्रियो और सीड यानी भ्रूण जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं और बीज सीड में क्या अंतर है, इसको आप लोग सीख पाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है एम्फीमिक्सिस है। एम्फीमिक्सिस बच्चों उभय मिश्रण जिसे हिंदी में बोलते हैं, या कोई अलग से कोई खास नहीं है। उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस की परिभाषा वही है जो निषेचन की होती है। आप लोग जानते हैं निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन या सिनगैमी को ही निषेचन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो उभय मिश्रण यही है, इसके अलावा मतलब इसको अलग से मत समझिए कि उभय मिश्रण कोई अलग टॉपिक है। इसमें उभय इसलिए कि एक नर युग्मक होता है, नर से आता है, और एक मादा से आता है, इसलिए इसके दूसरा नाम उभय मिश्रण है। जानते हैं सामान्य लैंगिक जो जनरल लैंगिक चक्र होता है उसमें निषेचन होता है, और उस निषेचन में किसका किसका संयुग्मन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं। एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है, दोनों के संयोजन से जाइगोट बनता है, युग्मनज हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को उभय मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब युग्मन से क्या होता है, भ्रूण का विकास होगा, फिर बीज के अंकुरण से भ्रूण के विकास से नए पौधे आएंगे। नए पौधे जो होंगे वो क्या होंगे, बीजाणुविद स्पोरोफाइट कहलाते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो पुष्पी पौधे का इन्हीं बीजों से भ्रूण से नए पौधे बनते हैं। और फिर इसी पौधे से क्या होता है, अंतर परागकोश के एंथर से दीर्घ बीजाणुधानी, ठीक है, दीर्घ बीजाणुधानी जिसे हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, यानी कि उसमें ओव्यूल होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा,
जब मेगास्पोरेंजियम में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट, ठीक है। और जब सूक्ष्म बीजाणुधानी माइक्रोस्पोर कैसे होगा, उसको पॉलन ग्रेन कहते हैं, वो मेगास्पोरेंजिया में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो परागकणों का निर्माण होता है, नर युग्मक मादा युग्मक बन जाते हैं और फिर से उनका सामान्य लैंगिक चक्र चलने लगता है। तो ये आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि सामान्य जो लैंगिक चक्र है उसमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस और सिनगैमी, जो मेल गैमिट फीमेल गैमिट बनते हैं उनमें सिनगैमी होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों असंग जनन, जिसे हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा, ये बल्कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में सिनगैमी और अर्धसूत्री विभाजन, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, दोनों युग्मकों का मिलन, संयुग्मन, फ्यूजन सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहलाता है, अथवा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस नहीं होता है, तब इनकी उपस्थिति में इनकी अनुपस्थिति में जब सिनगैमी नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो सिनगैमी भी नहीं होगा, जब इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और इसी क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। समझ गए ना, असंग जनन एपोमिक्सिस क्या है? बिना असंग जनन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। बिना निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे के निर्माण होने की प्रक्रिया असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है, ठीक। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये परिभाषा। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी खोज जो किया था विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। एपोमिक्सिस की खोज एक विंकलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज किया था और असंग जनन के बताया था कि कभी कभी कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन चक्र में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, उनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे विकसित हो जाते हैं और जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जिन पौधों में ये होता है उन पौधों को असंगजनिक या एपोमिक्ट कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन? एक होता है कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा और दूसरा होता है अनिषेक बीजता एगैमोस्पर्मी। इसको पिछले वीडियो में मैंने इसको एक बार बताया था, फिर मैं बताते रहा हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। इस प्रकार के प्रजनन में बीज बनता नहीं है, ठीक है। किसी कलिका से, चाहे वो तने पर उत्पन्न हो चाहे पत्ती पर उत्पन्न हो, उनसे नया पौधा बन जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं गन्ना में, आलू में, ये पौधे तने से ही नया बीज बन जाता, नया पौधा बन जाता है, बीज इसमें बनता ही नहीं है, तो ये कायिक जनन है। दूसरा है अनिषेक बीजता एगैमोस्पर्मी। इसको हमने बताया था बिना निषेचन के ही जब बीज बनता है तो वो अनिषेक बीजता होता है, यानी कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होने की प्रक्रिया अनिषेक बीजता कहलाती है, ठीक। और इस प्रकार प्रजनन जो होता है वो बीजों द्वारा होता है, परंतु बीज बनने में अर्धसूत्री विभाजन और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। समझ गए ना, अनिषेक बीजता में बिना निषेचन के ही बीज बनने की प्रक्रिया अनिषेक बीजता होती है। तो इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, न तो जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट नहीं बनेंगे, जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट नहीं बनेंगे तो इसमें सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बीज बन जाता है। अब यह भी दो प्रकार का होता है, एगैमोस्पर्मी दो प्रकार का है, दो क्या तीन प्रकार, तीन चार प्रकार के होते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता है पहला, एडवेंटेशियस एम्ब्रियोनी, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है पिछले लेक्चर में, फिर भी आज ससरी नजर से देख लीजिए। इस प्रकार के बीज के निर्माण में बीजांडका जो अपस्थानिक भ्रूणता है, ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब ये होता है कि रियल में वास्तविक भ्रूण ये नहीं होता, यानी कि वास्तविक भ्रूण किसे कहेंगे? जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट के फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से जो भ्रूण बनेगा वो रियल भ्रूण होगा, रियल एम्ब्रियो, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यदि किसी भी दूसरे सेल से, दूसरी कोशिका से अगर भ्रूण का विकास होता है तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है कि ऐसे बीज के निर्माण में बीजांडकाय न्यूसेलस होता है। बीजांड के अंदर जो सेल्स होती हैं वो बीजांडकाय न्यूसेलस होती है, ये न्यूट्रिशियस होती है,
ठीक है। बीजांडकाय न्यूसेलस ये पोषण का काम करती है। इसके किसी सेल से या तो बाहरी जो आवरण होता है, अध्यावरण, बाहरी इंटेगुमेंट, ठीक है, 2 आवरण होते हैं, उन आवरणों की कुछ कोशिकाएं विभाजन करती हैं और फिर विभाजन करने के बाद उनमें ग्रोथ होता है, वृद्धि और विकास होता है और उससे वो फिर एक भ्रूण का निर्माण कर देती है, तब वो अपस्थानिक भ्रूण कहलाता है, ठीक है। और याद रहे कि इस प्रकार से जो उत्पन्न जो भ्रूण होते हैं सभी कोशिकाएं उनकी द्विगुणित होती हैं, ऑलरेडी द्विगुणित होती हैं, क्योंकि ये बाहरी बीजांडकाय द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, इंटेगुमेंट भी डिप्लॉयड होता है, तो ऑलरेडी ये द्विगुणित होती है। तो इस प्रकार से इसमें जो है कि फ्यूजन निषेचन सवाल ही नहीं होता। तो इसका उदाहरण नींबू है, आम है, नागफनी है। नींबू यानी सिट्रस, आम मैग्निफेरा इंडिका और नागफनी जिसे इसका बॉटनिकल नेम है अपल्सिया डायलेनी। दूसरा है द्विगुणित बीजाणुता, डिप्लोस्पोरी, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के बीज के निर्माण में एक जो कि मेगास्पोर मदर सेल होता है, उसमें जानते हैं बच्चों नॉर्मल में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल में असूत्री विभाजन होगा, मेगास्पोर सेल बनेगा, यानी कि अब उसी से फिर जो है कि आगे मादा युग्मक बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है डिप्लोस्पोरी में कि बीज ऐसे इस बीज निर्माण में जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं। जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो डिप्लॉयड ही रहेगा और वही जो है डिप्लॉयड अवस्था में ही भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियोसैक बन जाता है। जबकि ऑलरेडी एम्ब्रियोसैक जो नेचुरल एम्ब्रियोसैक होता है वो हैप्लॉयड होता है, लेकिन यह जो एम्ब्रियोसैक बन रहा है अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही बन रहा है, तो इसमें क्या होता है ये डिप्लॉयड अवस्था में रहता है, ठीक है। तो जब बिना अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी सब क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, ठीक है। तो ये हो गया डिप्लोस्पोरी, यानी कि बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश बनने की प्रक्रिया को डिप्लोस्पोरी या द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश बनने की प्रक्रिया को द्विगुणित बीजाणुता या डिप्लोस्पोरी कहते हैं, ठीक है। इसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होंगी। अब इस प्रकार से जो भ्रूण कोश बना है, एम्ब्रियोसैक बना है, यदि इस भ्रूण कोश के अंड से, भ्रूण कोश के अंड एग सेल से, अब जान लीजिए कि इसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं डिप्लॉयड, तो इसका जो एग होगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार डिप्लोस्पोरी से जो एम्ब्रियोसैक बनता है, भ्रूण कोश बनता है, उसमें जो एग होगा, जो भी सेल्स होंगे सब तो डिप्लॉयड होंगे, तो एग भी डिप्लॉयड होगा। अब इस एग डिप्लॉयड एग से जब नर युग्मक के संयोजन के बिना ही भ्रूण का विकास हो जाता है तो उसे हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। अनिषेक जनन की परिभाषा ये हो गई कि बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। यहाँ पर इसकी एक दो उदाहरण हैं, इक्सेरिस डेंटाटा और टेरेक्साकम एल्वाइडियम। ये इसके अभी अनिषेक जनन के बारे में और आप देखेंगे। फिर भाई ये इतना जान लीजिए पक्का कि अनिषेक जनन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है, ठीक है, क्योंकि एक जो है ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है वही फिर भ्रूण में विकसित हो जाता है। अब अपबीजाणुता, एपोस्पोरी भी आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बता दिए हैं। एपोस्पोरी क्या है, एपोस्पोरी की खोज रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। एपोस्पोरी की खोज किसने किया था, रोजनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बच्चों एपोस्पोरी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, ये प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें बीजांडकाय या न्यूसेलस की कोई एक कोशिका ऐसे भ्रूण कोश मतलब एम्ब्रियोसैक का निर्माण करती है जिसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है,
क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं रहता, तो बीजांडकाय जो होता है वो ऑलरेडी डिप्लॉयड ही रहता है। बीजांडकाय क्या होता है, वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो अगर उसी बीजांडकाय की कोई कोशिका अगर भ्रूणकोश में विकसित हो जाती है, भ्रूणकोश का निर्माण कर लेती है, जिसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, तो ऐसे भ्रूणकोश के अंड यानी कि ऐसे भ्रूणकोश के जो एग होगा वो भी डिप्लॉयड ही होगा। में नर युग्मक का संयोजन के बिना भ्रूण का विकास होता है, तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक, यहाँ भी वही चीज़ है। पार्थेनोजेनेसिस में एपोस्पोरी में फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल गैमेटोफाइट, यानी वर्चुअल गैमेटोफाइट का मतलब हो गया कि गैमेटोफाइट हकीकत में हैप्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ पर यह डिप्लॉयड ही है, क्योंकि बिना निषेचन के बीजांडकाय डिप्लॉयड होता है। अगर उसकी एक कोई कोशिका अगर भ्रूणकोश का निर्माण कर लेती है तो वह एपोस्पोरी कहलाता है, यानी कि बिना निषेचन के यदि भ्रूणकोश निर्माण होता है तो वह एपोस्पोरी कहलाता है। ठीक, अगर इस प्रकार की इसमें से कोई कोशिका, ये आप जानते हैं कि सभी कोशिका इसकी डिप्लॉयड होती हैं, इसमें से कोई कोशिका यदि भ्रूणकोश के अंड से भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो वह हो जाती है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन यहाँ भी वही है कि बिना निषेचन के भ्रूण के विकास की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। इसमें इसका उदाहरण है क्रेपिस, क्लिफ्टोनिया, पार्थेनियम। ठीक, अब समझ गए ना? फिर से बता दूं, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। एपोस्पोरी क्या है, इसकी खोज रोजनबर्ग ने किया था। ठीक, इसमें बीजांडकाय की कोई कोशिका भ्रूणकोश का निर्माण कर लेती है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, बिना निषेचन के भ्रूणकोश के बनने की प्रक्रिया को एपोस्पोरी अथवा अपबीजाणुकता कहते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में अनिषेक जनन, यह भी एक अनिषेक जनन ही है। इस कंडीशन में क्या होता है, यदि इसी भ्रूणकोश के अंड से यदि भ्रूण का निर्माण हो जाता है बिना संयोजन के, बिना नर युग्मक के संयोजन से भ्रूणकोश के अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। अब आ जाइए अपयुग्मन, एपोगैमी। इसको भी पढ़ लिए हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, वर्चुअल स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। वर्चुअल का मतलब इस डिप्लॉयड होता है, लेकिन हकीकत में स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, लेकिन वर्चुअल कहने का मतलब कि वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉयड होता है। अब अपयुग्मन क्या है, अगुणित भ्रूणकोश जो हैप्लॉयड एम्ब्रियोसैक है। ठीक, एम्ब्रियोसैक हैप्लॉयड ही होता है रियल में। अगुणित भ्रूणकोश के अंड के अलावा यदि किसी दूसरी कोशिका, जैसे जो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक होता है, उसमें एंटीपोडल सेल होते हैं 3, और माइक्रोपाइल की तरफ 2 सिनर्जिड कोशिकाएँ यानी सहायक कोशिकाएँ होती हैं। उसके बीच में एक अंड कोशिका होता है जिसे हम एग अपैरेटस बोलते हैं, एग उपकरण कहते हैं, और बीच में पोलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अगुणित भ्रूणकोश के अंड के अलावा किसी दूसरी कोशिका, चाहे सिनर्जिड कोशिकाएँ हों, सहायक कोशिकाएँ हों या एंटीपोडल सेल हों, यदि उनसे भ्रूण का विकास होता है तब उसे हम अपयुग्मन, एपोगैमी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी कि एग के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, लिलियम, एरिथ्रिया, ये उसके उदाहरण है। बच्चों, कभी कभी क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी कभी क्या होता है कि नर युग्मक जो पॉलन ग्रेन दो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में की अवस्था में रिलीज होता है एंथर से, और आगे चल के यही जनरेटिव सेल 2 नर युग्मक, 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, यही मेल गैमेट जो होते हैं इन्हीं से भ्रूण बनता है। ठीक है, इन्हीं से ही भ्रूण बन जाता है। तो इसका उदाहरण नोट कर लीजिए, जैसे तंबाकू। ठीक है, निकोटियाना टोबैकम है, क्रेपिस टेक्टोरम है, ये इसमें नर युग्मक ही भ्रूण बना लेते हैं। अब बच्चों, ये जो अपयुग्मन है, ये तो अभी आपने देखा कि नर युग्मक क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। ठीक है, और पूरा जो एम्ब्रियोसैक है,
रियल एम्ब्रियो सैक है उसमें जो 7 सेल एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम टाइप क्या होता है, 7 सेलेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये सब क्या होता है, हैप्लॉइड ही होते हैं। तो यदि एग के अलावा किसी भी दूसरी कोशिका से, जैसे चाहे वो सहायक कोशिकाएं हों जैसा हमने बताया, या एंटीपोडल सेल हों, यदि उनमें निषेचन हो जाता है या भ्रूण का विकास हो जाता है तो उसको अपयुग्मन कहते हैं। कभी कभी नर युग्मक भी भ्रूण बन जाता है, ये भी एक अपयुग्मन है। तो ये जो ऊपर है वो हैप्लॉइड, अभी आपने देखा कि सब हैप्लॉइड एपोगैमी है, यानी कि अगुणित अपयुग्मन है। और यदि अपबीजाणुकता जो एपोस्पोरी अभी आपने पढ़ लिया है, और द्विगुणित बीजाणुकता डिप्लोस्पोरी में, अपबीजाणुकता और द्विगुणित बीजाणुकता डिप्लोस्पोरी में उत्पन्न भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक जो कि द्विगुणित होता है, उसमें अंड के अलावा कोई और कोशिका जिसे सिनर्जिड है एंटीपोडल भ्रूण बना लेती है, तो उसे हम द्विगुणित अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है। एपोस्पोरी में क्या होता है कि उसमें निषेचन नहीं होता, सारी की सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, वो डिप्लॉयड होती हैं। हमने ऊपर बता दिया है अभी आपको कि एपोस्पोरी में सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं। यदि वो किसी भी एग के अलावा या एग ही अगर वो भ्रूण में बना लेती है, भ्रूण कोश में जो कि द्विगुणित होता है, और उनका जो एग होगा वो डिप्लॉयड होगा, उसके अतिरिक्त यदि कोई कोशिका है सिनर्जिड एंटीपोडल है वो भ्रूण बना लेती है, तो उसे हम द्विगुणित अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है। आ जाइए, अगला टॉपिक है, पॉइंट है पार्थेनोकार्पिक अनिषेक फलन। ठीक है। अनिषेक फलन की परिभाषा क्या होगी, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। ठीक है। इसका उदाहरण है संतरा है, नींबू है, केला है। ऐसे फलों में परागण नहीं होगा। जब परागण नहीं होगा, परागण का मतलब समझते हैं ना, एंथर से परागकणों का स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर मादा पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण होगा नहीं, जब परागण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, और इस तरह से बिना परागण और बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है। तो इसी को हम अनिषेक फलन बोलते हैं। ध्यान रहे बच्चों, अगर बिना निषेचन के फल बनते हैं तो ये सभी फल बीज रहित होते हैं, यानी कि बिना बीज के होते हैं। बिना निषेचन के फल बनने वालों में भी निषेचन होगा नहीं तो बीज बनेगा ही नहीं। तो ऐसे जो फल होते हैं वो बिना बीज के होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पुष्पों की कली से पुंकेसर को निकाल देती है। यदि हम पुष्पों की कली से पुंकेसर को निकाल दें, और वर्तिकाग्र पर ऑक्सिन एक हार्मोन होता है, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। अगर उसका छिड़काव कर दे या उसकी स्टिग्मा पर ऑक्सिन का लेपन कर दे, तब भी पौधे वो बीज रहित फल बन जाते हैं। यानी कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है कि पार्थेनोकार्पिक को प्रमोट करता है। ये याद रहे, ये ऑक्सिन का लक्षण है कि ऑक्सिन पार्थेनोकार्पिक को प्रमोट करता है। बिना बीज के ही वो, बिना निषेचन के ही फल बना देने के लिए पौधों में प्रमोशन करता है। एक पॉलीइम्ब्रियानी है। ठीक है। पॉलीइम्ब्रियानी शब्द से ही मतलब बहुभ्रूणता, मतलब एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। ठीक है। एक बीजांड या बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो इसी को हम बहुभ्रूणता या पॉलीइम्ब्रियानी कहते हैं। अनावृत बीजी पौधों में, या अनावृत बीजी पौधे कौन से हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है, इफिड्रा, ये सब जिम्नोस्पर्मी प्लांट है, अनावृत बीजी। यह घटना उसमें नॉर्मल है, सामान्य से होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में ये रेयर पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। इसकी खोज, बहुभ्रूणता की खोज एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने किया था, और संतरे में किया था। याद रहे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता पॉलीइम्ब्रियानी की खोज की थी। अब बच्चों ये देखो कितने प्रकार का होता है। एक होता है सरल बहुभ्रूणता, सिंपल। सरल बहुभ्रूणता में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होते हैं। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश पहले से ही होते हैं, और इसमें निषेचन के बाद अनेक जो है कि भ्रूण बन जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं। निषिक्तांड ऊष्पोर मतलब जाइगोट होता है। निषेचन के बाद अनेक जब एक से अधिक एम्ब्रियो सैक होगा तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे एग होंगे। हर एम्ब्रियो सैक में एक एक एग होगा, एग एपरेटस होगा, सब में निषेचन होगा, सब जाइगोट बनाएंगे, और प्रत्येक से फिर भ्रूण का निर्माण होगा। जैसे ब्रेसिका, ये क्रूसीफेरी का पौधा है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सरल बहु होता है, सिंपल होता है। सिंपल का मतलब समझ गए आप ना, कि जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक ऑलरेडी होगा तो सब में निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद सबसे भ्रूण बनेंगे। दूसरा है मिश्रित बहुभ्रूणता, यानी कि मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में आती हैं। जो पॉलन ट्यूब है, एक स्टिग्मा पर एक ही परागकण नहीं आता है, एक स्टिग्मा पर बहुत सारे परागकण चिपक जाते हैं। यदि सभी परागकणों से पॉलन ट्यूब ग्रोथ होने लगा, पॉलन ट्यूब का विकास होने लगा, तो सभी पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिकाएं अंदर स्टाइल से होते हुए अंदर बढ़ते बढ़ते वो पहुंचती हैं बीजांड द्वार तक। बीजांड द्वार पहुंचने के बाद वहाँ पर जो एग अपरेटस होता है वहाँ जाके के फ्यूज करती है। तो यदि इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं और अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं अथवा जब जाएंगी तो एक ही एग होगा, एक एग को फ्यूजन करने के बाद अगल बगल जो सहायक कोशिकाएं हैं सिनर्जी उसको फ्यूज कर देती हैं, या और जो है कि दूसरे चैलेजा भाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिसे एंटीपोडल सेल बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं, उनसे भी फ्यूज कर देती हैं। तो इस प्रकार से कई भ्रूण बनते हैं, कई जाइगोट बन जाते हैं, और सभी जाइगोट से भ्रूण बन जाता है, द्विगुणित भ्रूण बन जाते हैं। तो यह मिश्रित होता है, जैसे पोवा और एलियम उदाहरण है। एक होता है विदलन, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब ये होता है कि एक जाइगोट बन जाए और वो एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाए। एक ही जाइगोट बने, वो एक से अधिक भागों में विभाजित हो जाए और प्रत्येक भाग से फिर भ्रूण बन जाए अलग अलग। तो ये होगा विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसका उदाहरण है क्रोटेलेरिया और निम्फिया एडवेना। एक आता है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है कि रियल ये एम्ब्रियो नहीं होता, यानी कि एग के फ्यूजन के बाद जो रियल एम्ब्रियो बनता है वो नहीं, यानी कि एग मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अतिरिक्त, जैसे कि बीजांड का न्यूसेलस है या बाहरी आवरण है, इंटुगमेंट है, उनकी कोशिकाओं के विभाजन से जब भ्रूण बनता है तो वो होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक भ्रूणता। इसका उदाहरण है नींबू, संतरा, आम। ठीक है। अब बच्चों आ जाओ, अगला टॉपिक है जीनिया मेटाजीनिया। जीनिया मेटाजीनिया क्या है इसको समझ लीजिए बच्चों। जीनिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फोक ने। किसने किया था? फोक नामक वैज्ञानिक ने जीनिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और मेटाजीनिया का सबसे पहले किया था एक है स्विंगल। ठीक है। जो मेटाजीनिया शब्द है उसको सबसे पहले स्विंगल नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। तो जीनिया है क्या? जीनिया शब्द है जब परागकण आते हैं स्टिग्मा पर और उनसे मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट बनते हैं और जा करके एग अपरेटस को फ्यूज करते हैं, उनसे फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है, यानी कि वो फिर बीज और फिर फल में विकसित होते हैं। तो पराग कणों का, ठीक है, पराग कणों का बीज और फल के गुणों पर जो सीधा प्रभाव पड़ता है उसी को जीनिया कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। बीज तथा फल के गुणों पर पराग कणों के प्रभाव को जीनिया कहते हैं। ठीक, सिंपल सी परिभाषा है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मक्के के पौधे का जो परागकण पीले रंग के भ्रूणपोष वाला है और मादा पौधे का जो सफ़ेद भ्रूणपोष वाला है, तो दोनों का जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन निषेचन होगा, दोनों के संकुरण होने के पश्चात मक्का का दाना जो है पीला भ्रूणपोष बनेगा। इस प्रकार नर युग्मक के भ्रूणपोष की प्रकृति पर प्रभाव को जीनिया कहते हैं। यानी कि जो नर युग्मक होता है वो भ्रूणपोष के नेचर पर अपना प्रभाव डालता है, यही जीनिया है। सीधे सीधे आप याद रखिए कि बीज तथा फलों के गुणों पर परागकणों का जो प्रभाव होता है वो जीनिया कहलाता है। वहीं पर जानिए मेटाजीनिया क्या है। मेटाजीनिया भी सेम वही है, लेकिन ये बीज के गुण पर नहीं बल्कि बीज के भित्ति, बाहरी आवरण और फल भित्ति पर जो प्रभाव पड़ता है वो मेटाजीनिया होता है। ठीक है। यानी पराग कणों के बीजावरण होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट। आउटर वाले को बोलते हैं हम टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट को बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, अंतः कवच। बाहरी को हिंदी में बीजचोल या टेस्टा
और अंतः आवरण को अंतः कवच या इसी को बोलते हैं टेगमेन, उसमें जो प्रभाव पड़ता है यानी कि आवरण पर। और फल जब बनेगा, फल भित्ति, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये फल भित्तियाँ होती हैं। तो जो फल भित्ति होती है और बीज आवरण पर जो प्रभाव पड़ता है वो मेटाजेनिया कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार, बीज तथा फल के गुणों पर, याद रहे गुणों पर अगर परागकणों का प्रभाव पड़ता है तो वो जेनिया कहलाता है, लेकिन परागकणों का जब प्रभाव बीज के आवरण और फल भित्ति पर पड़ता है तो वो मेटाजेनिया कहलाता है। यह स्विंगेल ने खोजा था मेटाजेनिया को और जेनिया को फोक ने। अब आ जाइए, एक होता है रूमिनेट भ्रूणपोष। ठीक है, रूमिनेट भ्रूणपोष क्या है? कभी कभी अगर एक नंबर का आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो जानते रहिए। रूमिनेट भ्रूणकोष वह होता है जब भ्रूणपोष क्या है? एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष का मतलब जो भ्रूण का पोषक होता है। भ्रूणपोष मतलब भ्रूण का जो पोषण करने वाला है वो भ्रूणपोष कहलाता है। ये ऊतक होता है, टिश्यू। ठीक है, भ्रूण का पोषण करने वाले ऊतक को भ्रूणपोष कहते हैं। और आवृतबीजी पौधों में ये ट्रिप्लैड होता है, त्रिगुणित होता है। जब परिपक्व भ्रूणपोष की सतह जो होती है वो अनियमित, इरेगुलर हो और असमान हो तो ऐसे भ्रूणपोष को हम रूमिनेट भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे उदाहरण है सुपारी। ठीक है, अब एक होता है मोज़ेक भ्रूणपोष। मोज़ेक भ्रूणपोष क्या होता है? मोज़ेक भ्रूणपोष में कभी कभी भ्रूणपोष के ऊतक में समानता नहीं होती तो ऐसे भ्रूणपोष को मोज़ेक भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे मक्का। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। रूमिनेट भ्रूणपोष की सतह, जब भ्रूणपोष की सतह अनियमित होती है, इर्रेगुलर होती है, समान नहीं होती है, भ्रूणपोष की सतह जब समान नहीं होगी तो वो रूमिनेट होगा। और लेकिन जब भ्रूणपोष का ऊतक जिस टिश्यू से बना है उसका ऊतक ही समान न हो, असमान हो, तब उसे हम मोज़ेक भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे कि मक्का में भ्रूणपोष में अलग अलग रंगों के दो अनियमित भाग दिखाई देते हैं। एक होता है शर्करा युक्त होता है, दूसरा मंड युक्त स्टार्ची होता है। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक थे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस अगले साल के परीक्षा में अगर पिछले साल में इन सभी टॉपिकों में से जो हेडिंग हमने बताया है, अगर इनमें से कोई नहीं आया है या जो नहीं आया है वह अगले साल परीक्षा के पेपर में आप समझ लीजिए कि वो नोट कर लीजिए, वो छपा है। अब आ जाइए सरसरी नज़र से बच्चों, आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पर हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास में एक सबसे ज़्यादा विकसित पीरियड होता है जिसे हम बीजाणुउद्भिद स्पोरोफाइट बोलते हैं और वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और एक कम विकसित कम समय के लिए होता है जिसे हम युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट बोलते हैं और वह हैप्लॉयड होता है। यही दोनों अवस्थाएं, इन दोनों पीढ़ियां इनके जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद बराबर आती रहती हैं, एक के बाद एक आती रहती है, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब बच्चों जानते हो कि बीजाणु उद्भिद की पहचान क्या है? बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होता है इसमें क्या क्या होते हैं, ये किन किन भागों से बना होता है? यह जड़, तना, पत्ती से बना होता है, यानी कि जड़, तना, पत्ती में बटा होता है। ठीक है, सभी भागों में जानते हैं कि संवहन बंडल होता है, संवहन ऊतक होता है। जैसे कि जाइलम फ्लोएम, आप नाम ने सुना होगा, जाइलम फ्लोएम जो संवहन ऊतक परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वो इनमें पाए जाते हैं। जड़ का काम जानते हैं कि ये जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। इसके साथ साथ ये पेड़ को, किसी वृक्ष को पृथ्वी से, जमीन से मजबूती से स्थिर करने, पकड़ने में मदद करते हैं। पत्तियों का काम प्रकाश संश्लेषण करना है, श्वसन में भाग लेते हैं और ट्रांसपायरेशन जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है उसमें ये भाग लेते हैं। इस प्रकार जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्पोरोफाइटिक अवस्था जो इनकी होती है स्वतंत्र होती है, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। प्रजनन के लिए तने पर इनमें पुष्प लगते हैं जिनमें नर जनन अंग एंड्रोशियम पुमंग, मादा जनन अंग जायांग होते हैं। इनमें से नर जनन अंग एंड्रोशियम से पुंकेसर होते हैं
और उसमें बहुत सारे सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो परागकण का निर्माण होता है। वहीं पर जो है कि जो गायनेशियम है, मादा जनन भाग होता है गायनेशियम, उसमें एक या एक से अधिक कार्पेल अंडक होते हैं और प्रत्येक कार्पेल में क्या होता है, ओवरी होगा, स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा। अंडाशय में बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बीजांड में बीजांड का न्यूसेलस की एक कोशिका विभाजन, प्रत्येक बीजांड ओव्यूल में न्यूसेलस बीजांड का है कि एक कोशिका विभाजन के पश्चात वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद वो फीमेल गैमेटोफाइट, ये मादा युग्मकोद्भिद बन जाता है, ठीक है। इसी को हम एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश एम्ब्रियोसाइक कहते हैं। अब जो एक नेचुरल प्राकृतिक जो प्रारूपी होता है भ्रूणकोश एम्ब्रियोसाइक, उसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। इसका हमने चर्चा कई बार किया है, फिर भी बता दे रहे हैं कि जिसमें एक अंड कोशिका होगा, 2 अगल बगल सहायक कोशिका जिसे सिनर्जिड बोलते हैं, ये तीनों मिलकर के अंड उपकरण एक एपरेटस बनाते हैं। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और चैलेजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, ठीक है। अब परागकण होगा और भ्रूणकोश, जो परागकण होता है पॉलन ग्रेन और भ्रूणकोश एम्ब्रियोकोश, ये क्रमशः परागकण को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट और भ्रूणकोश को फीमेल गैमेटोफाइट की पहली पीढ़ी कहा जाता है, ठीक है। ये पहली पीढ़ी होते हैं। ये आवृतबीजी पौधों में बहुत कम विकसित, मतलब अल्प विकसित होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। कुछ ही समय के लिए पौधों पे रहते हैं। जैसे इन दोनों का फ्यूजन होगा, मिलन होगा, डिप्लॉइड हो जाएगा और फिर स्पोरोफाइट हो जाएगा। तो युग्मकोद्भिद अपने भोजन और विकास के लिए स्पोरोफाइट पर निर्भर रहते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर गैमेटोफाइट जो होता है, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट यानी परागकण और एम्ब्रियोसाइक, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि भोजन वगैरह कहाँ पत्तियों से बनता है, जिसमें पत्तियाँ तो होते नहीं, तो उसी पर डिपेंड रहते हैं। अब परागण जब होगा, परागण कब होगा? परागण जब एंथर में से परागकण यानी पॉलन ग्रेन निकल के बाहर निकलते हैं तो 2 कोश की अवस्था में निकलते हैं और निकल करके किसी भी माध्यम से, चाहे हवा हो जाए, किसी के माध्यम से पहुँचते हैं, कीट पतंगों के माध्यम से भी, तो स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद ये परागनली पॉलन ट्यूब बनाते हैं और धीरे धीरे ये भ्रूणकोश के पास पहुंच जाते हैं। बीजांड के द्वार से होते हुए भ्रूणकोश के पास पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद इनका जो जनरेटिव सेल है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी 2 नर युग्मक, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं और एक ऑलरेडी वो वेजिटेटिव सेल रहता ही है। अब इसी में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूजन करेगा, निषेचन करेगा और डिप्लॉइड अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ये हो जाएगा जाइगोट। अब इसी जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। अब यहाँ पर दूसरा जो युग्मक होता है वो बीच में स्थित जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं, दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड बना देता है, त्रिगुणित अवस्था बना देता है। इसी को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। अब जो जाइगोट बना है एक के साथ फ्यूजन करने के बाद मेल गैमेट का, अब वो बताया हमने कि वो आगे भ्रूण में विकसित होता है और जो ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है एंडोस्पर्म बनाता है और इसके साथ जो बीजांड होता है धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद वो बीज में बदल जाता है और बीज फिर अंकुरण करके, जब बीज अनुकूल समय आएगा, अंकुरित होगा और फिर से एक नया पौधा निकलेगा और वो स्पोरोफाइट कहलाएगा और आवृतबीजी पौधे का निर्माण कर लेगा। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन इतिहास है। यहाँ पर बच्चों ये एक चीज़ ये है, ये रेखीय दिखाया गया है सेम चीज़, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है और इस यहाँ पर हम दूसरे बल के तरीके से आपको बताते हैं। हाँ बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कोई बात नहीं है। ये जो रेखीय इनका जीवन चक्र है, ये इसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं फिगर के माध्यम से, इसको आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, ये देखिए
मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये एक पौधा है, सरसों का पौधा है, इसमें फूल पत्तियाँ सब कुछ लगे हुए हैं। इस पौधे के बाद देखिए ये नर जनन भाग जो एंथर होता है स्टेमेन, और यहाँ पर ये मादा भाग गायनेशियम। इस एंथर से स्टेमेन बनता है, ये डाइथाइकस, ये है स्टेमेन, एंथर का भाग है। और यहाँ से जो देखो ये ओवरी, स्टाइल और ये स्टिग्मा, ठीक है, ओव्यूल, जिसे हम पूरा ये गायनेशियम, ये पूरा पार्ट मादा जनन अंग गायनेशियम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जो एंथर था, एंथर मेगास्पोरेंजियम होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये टेट्राड कंडीशन में, टेट्राहेड्रल कंडीशन में ये 4 पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है, इसमें 4 पॉलन ग्रेन हैं। उसी तरह से मेगास्पोरेंजियम में इधर ये मेगास्पोर मदर सेल बनता है, और इस मेगास्पोर मदर सेल में फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम में, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं माइक्रोस्पोर। और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें देखिए, इसमें भी 4 मेगास्पोर बनते हैं। लेकिन ये जो पॉलन ग्रेन है ये चारों के चारों एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, रिडक्शन डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन जो गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर देता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और ये एनाफेज फर्स्ट में होता है, इसको मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, फिर बता दूंगा कि रिडक्शन डिवीजन एनाफेज फर्स्ट में, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या को जस्ट हाफ कर देता है, इसलिए हैप्लॉइड हो जाते हैं। यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में जब डिवीजन होगा तो मेगास्पोर बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, ये जो कंडीशन है ये एक पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन आगे विकसित होता रहता है। यहाँ पर देखिए, इसको देखिएगा, ये वाला, ठीक है, इसमें देखो 2 केंद्रक दिख रहे हैं, एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल। इसी अवस्था में एंथर से मैच्योर होकर के ये पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के समय यही 2 अवस्थाएं होती हैं। अब देख लो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कंडीशन यहाँ आने के बाद होता है, ठीक है। जो ये कंडीशन है ये यहाँ आकर के फिर ये देखो, ये पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये देखो, ये परागनली, ये परागनली इतनी लंबी हो रही है। ये वास्तव में जब ये पूरा का पूरा आता है, यहाँ पे ये देखो गिरता है, तब ये शुरुआत होता है और फिर ये लंबा वाला ये शुरुआत होता है। कहने का मतलब ये है कि इसी कंडीशन में यहाँ पर आता है, और जो ये कंडीशन विकास देख रहे हो और ये कंडीशन विकास देख रहे हो, इस स्टिग्मा पर होता है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। अब देख लीजिए, मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ, 4 प्रकार के देख रहे हो, ये 4 केंद्रक यहाँ देख रहे हैं आप, बीच में ये 4 ऐसे बना हुआ है, ये बन जाते हैं 4, ठीक है। 4 में से ऊपर वाले जो 3 होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। देखिए ये 3 ऊपर वाले डीजनरेट हो रहे हैं, एक ही फंक्शनल होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर आकर गया दिखा रहे हैं। अब जब फंक्शनल मेगास्पोर हो जाएगा, इसमें एक केंद्रक रहता है। इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इस केंद्रक में माइटोसिस डिवीजन होगा, 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, 2 से 4 केंद्रक बन जाएंगे, फिर उसमें एक बार तीसरी बार समसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर 8 केंद्रक बन जाए। ध्यान रहे, यहाँ पर ये याद रहे कि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड हो गया, इधर हैप्लॉइड चल रहा है। यहाँ पर समसूत्री विभाजन, एक, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा समसूत्री विभाजन, कुल मिला के जब 8 केंद्रक यहाँ बन जाते हैं, ठीक है, ये 8 केंद्रक जब बन जाते हैं, ये 8 केंद्रक, तो ये हो गया पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। ये 8 केंद्रक, ये 8 केंद्रक देखिए, 3 यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, और बीच में 2 रहते हैं, बीच में 2 रहते हैं, दोनों मिल करके ये हो गए। इसी को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, इधर अब आगे ये एम्ब्रियोसाइक बन गया ये, और यहाँ से ये पॉलन ग्रेन
पालन ट्यूब से बढ़ते हुए आता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, देख रहे हैं, पालन ट्यूब आते करके यहाँ अब मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ निषेचन कर लेगा और बाद में ये फ्यूजन कर लेगा। अभी आगे इनमें मेल गैमिट फीमेल गैमिट सिनगैमी होगा। ठीक है, सिनगैमी होने के बाद जाइगोट बन जाएगा और एंडोस्पर्म जो होगा ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, 3n। एंडोस्पर्म ये जो है बीच में जो है वो 3n है, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, और जाइगोट जो होता है वो 2n डिप्लॉइड होगा। ठीक, उसके बाद आगे का विकास होगा, एम्ब्रियो विकसित करेगा, 2 कार्टिलेडन में बनेगा, 2 बीजपत्री में, और यह एंडोस्पर्म जो होता है पोषण का काम करता है, इसी विकसित होते एम्ब्रियो का पोषण करेगा, उनका भोजन प्रदान करेगा, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा ये पहले बीज बन चुका रहता है, बीज के अंदर विकास होता है, और फिर ये उन्हीं में से जड़, रेडिकल जड़ निकलता है, और प्लूमूल तना निकलता है, और कार्टिलेडन बीजपत्र निकलता है, और फिर ये अनुकूल वातावरण में ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं एक पौधे के रूप में। ठीक है, अब बच्चों बीज और फलों के निर्माण का महत्व क्या है? बीज और फलों का निर्माण का महत्व ये है कि जो बीज बनते हैं फलों के अंदर बनते हैं। ठीक, अब इस बीज में प्रसुप्त अवस्था रहती है, यानी कि डॉर्मेंट स्टेज, यानी कि बीजों को हम बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। उनका जो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि वो बीज जीवित अवस्था में होते हैं लेकिन सक्रिय नहीं होते। ठीक है, वृद्धि अवस्था में नहीं होते। तो ऐसे बीज के अंकुरण से नए पौधे जो बनते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? बीज के अंकुरण के लिए जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उचित ताप, 3 चीज़ें जरूरी होती हैं, जल, ऑक्सीजन और उचित ताप। ठीक है, ये जब अनुकूल वातावरण आने के पहले, यानी कि बीज बनने से लेके उनके अंकुरण होने तक बीज का जो डॉर्मेंट स्टेज, प्रसुप्त अवस्था, सुप्त अवस्था में होते हैं, उनको कोई निष्क्रिय अवस्था में, इसी अवस्था को प्रसुप्ति, डॉर्मेंसी कहते हैं। ठीक है, जब अनुकूल वातावरण मिल जाता है तब इनके अंदर जो है कि अंकुरण होता है, नहीं तो ये अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो ये कई वर्षों तक इनको स्टोर करके सुरक्षित रखा जा सकता है, और परिस्थितियाँ आने पर जो है कि इनका अंकुरण होता है। दूसरी चीज़ बच्चों, बीज के अंदर बीजपत्र या भ्रूणपोष, यानी कि कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म में भोजन संचित रहता है, और यह कब काम आता है? इनके अंकुरण के समय। भोजन जो होता है अंकुरण के समय, भ्रूणीय वृद्धि विकास के समय काम आता है। ठीक है, तो किसी विशिष्टता के कारण कुछ बीज वायु, जल अथवा अन्य माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो कि जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि फलों के माध्यम से, जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से या जंतुओं के माध्यम से बहुत सारे फल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, मतलब फैलते रहते हैं। उसी के माध्यम से बीज भी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो बीज होने से फलों का डिस्पर्सल, बीजों का डिस्पर्सल, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज पहुंच जाते हैं, नया इनका वातावरण मिलता है। तो इस वातावरण में इनके अंदर अनुकूलन आता है, नए अनुकूलन विभिन्नताएं आती हैं, और जब नए अनुकूलन विभिन्नताएं आती हैं तो इनसे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि बीज से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जब एक वातावरण से बहुत दूर दूसरे वातावरण पहुँच जाते हैं, नया अनुकूलन होगा, नई परिस्थितियाँ रहेंगी, और तो नए पौधे उत्पन्न होंगे। छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि आर्किड बीज का पौधा बहुत हल्का होता है, हवा के माध्यम से बहुत दूर तक फैल जाता है, उड़ जाता है, जाएगा तो वहाँ का वातावरण डिफरेंट होगा, तो इसलिए अनुकूल और विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। और फल का निर्माण जो होता है आवृत्त बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण है। फल आवृत्त बीजी पौधों में ही बनता है और किसी और में नहीं बनता, तो इसका प्रमुख लक्षण है। फलों के अंदर ही बीज हो रहते हैं। ठीक है, और बीज जो है फल के अंदर बहुत समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। कोई फल के जो फल भित्ति होती है बहुत कठोर होती है, मजबूत होती है। ठीक है, और तो वो कठोरता के कारण फल भित्ति अगर कठोर है तो वो कई जंतुओं से, जीव जंतुओं से बीज को
सुरक्षित करते हैं, बचा पाते हैं। और फल जो होते हैं विशेष रचना के होते हैं, तो जल वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते रहते हैं, जिसके सहारे वो बीज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मतलब आवृतबीजी पौधों में बीजों और फलों के निर्माण का एक विशेष महत्व है। अब बच्चों आ जाओ अंतर, ठीक है। ये जो अंतर है दिख रहे भ्रूणकोश और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इस दिखा दे रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एम्ब्रियो सैक क्या होता है और भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सैक एंडोस्पर्म और भ्रूणकोष भ्रूणकोष एम्ब्रियो सैक और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। यहाँ पर भ्रूणकोष है, ये भ्रूणकोष है और ये भ्रूणपोष है एंडोस्पर्म। तो भ्रूणकोष जानते हैं कि यह अगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष यह ट्रिप्लैड होता है। एक चीज़ और बच्चों, यह जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म है 3N होता है, यह एंजियोस्पर्म का विशेष महत्व है। जिम्नोस्पर्म में यही हैप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म में केवल हैप्लॉइड होगा, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधों में यह ट्रिप्लॉइड होगा, तो इसको याद रखिएगा। फिर से, जो भ्रूणकोष एम्ब्रियो सैक होता है हैप्लॉइड होता है, जबकि एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। भ्रूणकोष बीजांड में पाया जाता है और भ्रूणपोष बीजों में होता है, ठीक है। बीज कहाँ होता है, बीज कहाँ होगा, फल के अंदर होगा, ठीक है। और यही बीजांड क्या होता है, बीजांड ही बीज में कर्मठ होता है। तो भ्रूणकोष बीजांड के अंदर होता है और एंडोस्पर्म बीज में होता है। अगला है कि भ्रूणकोष का निर्माण निषेचन क्रिया से पहले होता है, इसीलिए हैप्लॉइड होता है। और जो एंडोस्पर्म होता है इसका निर्माण निषेचन क्रिया के पश्चात होता है। ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। भ्रूणकोष में भोजन संचित नहीं होता, जबकि भ्रूणपोष जो भ्रूण का पोषण करता है इसमें भोजन संचित रहता है। भ्रूणकोष में 7 कोशिकाएँ होती हैं, 8 केंद्रक होते हैं, और जबकि भ्रूणपोष में इस प्रकार की कोई रचना नहीं होती है, सभी कोशिकाएं समान होती हैं। भ्रूणकोष में एम्ब्रियो सैक में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, निर्माण के समय फंक्शनल मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगास्पोर से होता है इसका निर्माण, एम्ब्रियो सैक का निर्माण क्रियाशील दीर्घबीजाणु से होता है। और जबकि भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का निर्माण जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक तथा नर युग्मक के निषेचन से बने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है, ठीक है। ये भी देखिए बीजांड और बीज में, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बीजांड और बीज में क्या अंतर है, बीजांड वास्तव में अंडाशय के निषेचन से पूर्व पाए जाने वाला महाबीजाणुदानी है, मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। ये निषेचन के पहले, और जो बीज जो बनता है वो निषेचन के बाद बनता है, यानी बीज का निर्माण फल में होता है और बीजांड के निषेचन के बाद ही होता है। बीजांड के चारों ओर यानी ओव्यूल के चारों ओर 1 या 2 आवरण होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, जबकि बीज के चारों ओर जो बीज आवरण होता है वह बीजांड के आवरणों के सूख जाने से बनता है। बाहरी आवरण को बीज चोल टेस्टा बोलते हैं और भीतरी आवरण को अंतःकवच या टेगमेन बोलते हैं, ठीक। बीजांड में भ्रूणकोष होता है, बीजांड में भ्रूणकोष होता है और बीज में भ्रूणकोष नहीं होता, समझ गए ना। बीजांड में भ्रूणकोष होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, और बीज में भ्रूणकोष नहीं। यहाँ पर मुख्य रूप से खाली ये समझिए कि बीज का मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमिट और मेल गैमिट के निषेचन जो बनता है वो जाइगोट और उससे बीज बनते हैं, भ्रूण बनते हैं। तो बीज में भ्रूणकोष नहीं होता, बल्कि जो भ्रूणकोष में, भ्रूणकोष के अंदर जो ये बीज बनते हैं, तो बीजांड में भ्रूणकोष होता है लेकिन बीज में भ्रूणकोष नहीं होता। बीजांड के मुख्य ऊतक जो होते हैं, बीजांडकाय न्यूसेलस होता है, जबकि बीज में बीजांडकाय अनुपस्थित होता है, या तो फिर
पतली परत के रूप में होता है जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। बीजांड में भ्रूण एम्ब्रियो नहीं होता, बीज में भ्रूण एम्ब्रियो होता है। ठीक है, बीजांड में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म नहीं होता, जबकि बीज में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म हो सकता है। बीजांड का अंकुरण नहीं हो सकता, और जबकि उचित परिस्थितियों में बीज का अंकुरण होता है, उससे नए पौधे बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एम्ब्रियो और बीज ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। एम्ब्रियो क्या है, भ्रूण क्या है? निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बनता है उसी जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। और बीज क्या है? निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का विकास, पूरा का पूरा बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो वास्तव में बीज का ही अंश होता है और इसी के अंदर सुरक्षित रहता है, और जबकि बीज भ्रूण का अंश नहीं होता। बीज एक स्वतंत्र रूप से फल के अंदर रहता है। भ्रूण के अंदर कोई अन्य रचना नहीं होती, जबकि बीज में भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूणपोष होता है, बीजांडकाय होता है, ये सब रचनाएं पाए जाते हैं। भ्रूण बीज के अंदर की सक्रिय रहता है, जो भ्रूण है वो बीज के अंदर सक्रिय रहता है। बीज से अलग करने पर इसका अंकुरण नहीं हो सकता, नष्ट हो जाएगा, जबकि बीज के अंकुरण से नया पौधा बनता है। तो ये रहा आज के टॉपिक का लास्ट। उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुने होंगे। दोबारा फिर इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।